नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को नवा रायपुर अटल नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शिरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल भवन का लोकार्पण कर व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल हुए। व्हाइट कोट सेरेमनी के अवसर पर नव प्रवेशित चिकित्सा छात्रों ने चिकित्सा आचार संहिता की शपथ ली। Guarded, service oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve the patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of monetary or selfish gains, nor shall I entertain a desire for lust, greed, or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience in action appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish, keep updated with the latest developments in the field, and widen my knowledge. I shall treat patients of gender other than mine in presence of relatives or attendants. When examining a patient, my discretion, attention, and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not divulge the confidentiality related to the patient or family inappropriately. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Thank you. सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये गौरवशाली क्षण और ये क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं ट्रस्ट का बहुत आभारी हूं। और मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और जिस तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए और हम लोग 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और इन 24 वर्षों में तेजी से छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई कड़ी जुड़ रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन और बालक बालिका छात्रावास का हम लोग लोकार्पण किए हैं। इसका भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो हमारे 150 विद्यार्थी पहली बार ये व्हाइट कोट धारण किए हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि
आप सभी लोग इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ही आप सब लोग भाग्यशाली हैं। ये आपके मेडिकल साइंस का अच्छा करियर ही नहीं है, अपितु इससे भी बढ़कर आप लोगों को पूज्य बाबा के आशीर्वाद से लोगों को बढ़ चढ़कर सेवा करने का अवसर मिलेगा। जीवन सबसे ज़्यादा अमूल्य है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं, इसलिए हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान की तरह, भगवान के बाद दूसरे दर्जा का हम मानते हैं। आप लोग सभी पूरे सेवा भाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी उससे आपके जीवन में और भी सुख समृद्धि आएगी। हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको यहाँ पर बताया है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी MBBS की पढ़ाई आरंभ की है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिले। इससे जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक अवसर इससे मिलेगा। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहाँ पर 700 बेड का अस्पताल और बने, इसके लिए अभी 2-3 दिन पहले ही 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरतों के अनुरूप लगातार मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। MBBS के साथ ही हम लोग PG की सीट भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने रायगढ़ में प्रसूतियों, स्त्री रोग तथा चर्म रोग की PG सीट आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भी उतना ही उन्नत होगा। धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि घर में बैठकर किसी के बारे में बोलना आसान होता है, मंडी में जाकर देखें, धान खरीदी केंद्रों में जाकर देखें। 3 तारीख को देखने गए थे, क्या हुआ? अच्छा है लोग जाएं और देखें। ब्लेम लगाने से अच्छा है कि पास से जाकर प्रत्यक्ष देखें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धान खरीदी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, छोटी मोटी दिक्कतें थी, उसको दूर कर लिया गया है। वही महादेव सट्टा ऐप को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो भी दोषी है सभी पर कार्रवाई होगी, चाहे महादेव सट्टा ऐप का हो या शराब घोटाला, चाहे कोयला घोटाला हो या PSC घोटाला, कोई भी घोटालेबाज बचेंगे नहीं, सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो जाएगी। CGP SC में जो घोटाला किए थे उनका भी जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। धान खरीदी में कोई समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत जो भी समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। और वैसे तो खरीदी बंद हुई नहीं थी, लेकिन शायद अगर मिलरों की समस्या का समाधान नहीं होता तो 1-2 दिन में वो प्रॉब्लम आता। लेकिन आज उनके साथ मुलाकात हुई है और वो लोग आज से ही जो हमारे धान खरीदी केंद्र में धान है उसका उठाव शुरू कर देंगे, मिलिंग शुरू कर देंगे। अभी तो 3 तारीख को लोग गए थे ना हर धान खरीदी केंद्र में, तो अच्छा है लोग जाएं और देखें और दूर से रह के ब्लेम लगाने के बजाय अच्छा होगा कि वो लोग खरीदी केंद्र में जाएं और जो व्यवस्था है उसको प्रत्यक्ष देखें। बिल्कुल जो भी दोषीदार हैं, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप के हों, चाहे शराब घोटाला के हों, चाहे कोयला घोटाला के हों, चाहे DMF घोटाला के हों, कोई भी घोटालेबाज बचेंगे नहीं, सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। PSC
में भी जो घोटाला किए उनका भी जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया। बस्तर ओलंपिक 2024 की समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री व बस्तर जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंकराम वर्मा जगदलपुर पहुंचे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर से सीधे विजय शर्मा जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम पहुंचे और बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद गृह मंत्री ने बस्तर ओलंपिक की समीक्षा बैठक भी ली। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को जगदलपुर आएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। विजय शर्मा ने बताया कि विशेष रूप से नक्सल ऑपरेशन में साहसिक कार्य करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिनर करेंगे और वे जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा बलों के कैंप का दौरा भी करेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बस्तर ओलंपिक में वो शामिल भी होंगे। उस दिन समापन का दिन होगा। विशेष रूप से ऑपरेशंस में भाग लेने वाले ऐसे कमांडर्स जिन्होंने बहादुरी से नक्सलवाद के समापन के लिए काम किया है, उनके साथ डिनर भी है उनका। दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को दो शहीद परिवारों से मुलाकात और साथ ही साथ एक कैंप का भ्रमण, यह भी उनका है। LWE की एक बैठक भी फिर 16 तारीख को रायपुर में है। इस तरीके से एक रात यहाँ रुकेंगे और उस बस्तर ओलंपिक में भाग लेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। कांग्रेस ने धान खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के नेता खरीदी केंद्रों में गए थे, वहां अव्यवस्था देखने को मिली थी। पूरे प्रदेश में बारदानों की कमी है, पुराने बारदाने भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि टोकन की भी पूरे प्रदेश में भारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। आज तक धान का उठाव शुरू नहीं हो सका है। सरकार ने 21 क्विंटल धान खरीदी का दावा किया है, वह फर्जी है। कहीं 20 क्विंटल, कहीं 18-19 क्विंटल ही ले रहे हैं। अब भी किसी केंद्र में 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि धान खरीदी में अव्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। 10 दिसंबर को कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना देगी। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि उनके अहित के लिए ही हमेशा निर्णय हुआ है। तो स्वाभाविक सा है कि लगातार किसानों का सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी क्यों, देश भर के लगभग सभी किसानों का यही स्थिति है। इसलिए स्वाभाविक सा है कि किसान सरकार के खिलाफ में आक्रोशित है और कहीं न कहीं फिर से ये लोग निर्णय ले रहे। तो स्वाभाविक सा है कि उनके मोदी सरकार के अनिर्णय की वजह से स्थितियां बन रही है। भारत इनसे वो लगातार भूख हड़ताल पर हैं और ये कह भी रहे हैं कि भारत सरकार से किसान खुश नहीं है और पंजाब सरकार से भी लोग। स्वाभाविक सा, ये तो ये सरकार तो बड़े दावे की कि हम किसानों का 2 गुना आय बढ़ाएंगे। अभी तक स्पष्ट ही नहीं कर पाया है कि 2 गुना आय कैसा बढ़ाएंगे। क्या स्वामीनाथन कमेटी को उन्होंने लागू करने का निर्णय लिया है, क्या लागू करेगी क्या? तो इस तरह का जो है ना, सिर्फ ये कागजों में और सिर्फ चुनावी भाषणों में किसानों का 2 गुना आय बढ़ा है, जबकि हकीकत किसान इस सरकार से पूरी तरह से शोषित हुए हैं। धान खरीदी में इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं, सरकार से धान खरीदी संभल नहीं रहा है और सरकार के मंत्रियां, सरकार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं और किसान कहीं न कहीं धान खरीदी को लेकर किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और इतनी ज्यादा अव्यवस्था है। हम स्वयं जाके हम लोगों ने धान खरीदी केंद्रों में हम तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जाकर देखा है। इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि आने वाला 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा, किसानों के हित को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर और सरकार की धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर। 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, धान खरीदी का मुद्दा विधानसभा में प्रमुख मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारे तमाम हमारे सीएल लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ हमारे तमाम विधायक साथी इस समय धान खरीदी को लेकर विधानसभा में मामला उठाएंगे। राजधानी रायपुर के रजबंधा मैदान स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में प्रथम चरण की संगठन बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बैठक से जुड़ी जानकारियां साझा की। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं के द्वारा धान खरीदी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता झूठी बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा धान खरीदी में गड़बड़ी और बारदाने की कमी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे टोटल निराधार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शुरू में बारदाने की कमी की बात कही थी, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि स्थिति में सुधार हो चुका है। शर्मा ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है और विपक्षी दलों का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है। मित्रों, 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 नवंबर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, तीनों चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की हार के बाद एक समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में
एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और जो कमेटी के सदस्य रायपुर आए थे और छत्तीसगढ़ पहुंची जब कमेटी, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है और कांग्रेस के नेता फिर से अनर्गल प्रलाप करने लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति या हमारी सरकार के द्वारा जो पूरे देश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व बैठ के तय कर ले कि वास्तव में उनको बोलना क्या है। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हमारी सरकार ने पिछले साल 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। और हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के भाव से खरीदेंगे। बोनस की राशि किसान को एक मुश्त प्रदान करेंगे और हमने अपने वादे के अनुसार धान भी खरीदा, समर्थन मूल्य का पेमेंट भी किया और बोनस की राशि का भी एक मुश्त भुगतान किसान को किया। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आप तो धान खरीदी करते थे भाई, आपने 22-23 में धान खरीदी का किसानों को आखिरी किस्त का भुगतान क्यों नहीं किया? आपको भुगतान करने से किसने रोका था? आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, आपके आरोप लगाने से छत्तीसगढ़ की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अपने हित में निर्णय करती है और 3 चुनाव ने उनके निर्णय को बता दिया है। और जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनाव में मिला, वैसा ही आशीर्वाद आने वाला नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज में भी मिलेगा। ये तीनों जो नेता बोले हैं कि एक टोकन तक वो नहीं कटवा पाए, 1 क्विंटल तक वो अपना धान नहीं बेच पाए, पूरा सिस्टम ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है टोकन बांटने में भी। 10 तारीख को पूरे ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस। ये 3 नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एक तो पूर्व खाद्य मंत्री है और विधानसभा में आपने देखा होगा जब हम लोग प्रश्न करते थे तो एक भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में माननीय अमरजीत भगत नहीं रहते थे। और टोकन काटने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम भी है और आप जाकर के भी ऑफलाइन भी टोकन कटा सकते हैं। अब वो बता दे जरा कि ऑनलाइन टोकन काटने के लिए उन्होंने कब एप्लीकेशन लगाया या ऑफलाइन में टोकन कटाने के लिए किस सोसाइटी में कब गए, ये बता दे, सार्वजनिक करें उसको। ये खरीदी समय बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? देखिए, अपने यहां आने वाले 15 दिन के अंदर धान की पूरी कटाई संपन्न हो जाएगी। पहले एक समय था कि छत्तीसगढ़ का किसान धान की कटाई करता था, खलिहान में धान को लाके रखता था, मिसाई करने में उसको समय लगता था। आज के समय में 90% किसान हार्वेस्टर से धान की कटाई करते हैं, तो धान की कटाई और मिसाई दोनों एक साथ हो जाती है। और अभी 31 जनवरी तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है और उसके बाद जिनको लिंकिंग का धान देना है उनके लिए 15 फरवरी तक का है। तो अभी तो धान खरीदी में 2 महीने का समय है। अगर उस समय किसानों का धान बच जाएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी। पर मैं जो प्रश्न कर रहे हैं उनसे पूछता हूं कि भैया आपके पीरियड में तो कई बार बारिश के कारण 15-15 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई थी, आपने समय क्यों नहीं बढ़ाया? आपने टोकन कटने के बाद किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा? टोकन कटने के बाद किसान धान नहीं बेच पाए थे। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक,
जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया है, जिसके बाद छात्रावास के गेट के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत विधायकों ने धरना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को छिपाने का भी आरोप लगाया। दरअसल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या छात्रावास के स्नान गृह में सीसीटीवी कैमरा और शौचालय में रहकर पढ़ाई करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जब जांच के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय कन्या छात्रावास पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें कलेक्टर का हवाला देकर गेट के बाहर ही रोक दिया। पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को छिपाने की कोशिश की जा रही है। एकलव्य आवासीय कन्या परिसर छोटे डोंगर में मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार जानकारियां सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ जो शौचालय में हमारे बच्चियों के लिए बेड लगा है और स्नानागार में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लगातार इसकी शिकायतें भी आ रही थी। उसी के लिए एक जांच दल आज आई हुई, जिसमें हमारे सम्मानीय विधायक भी हैं, बालोद विधायक आदरणीय संगीता सिन्हा जी, हमारे सिहावा विधायक आदरणीय अंबिका मरकाम जी, पूर्व विधायक आदरणीय चंदन कश्यप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्यामवती नेताम जी और हमारे जनप्रतिनिधि। मैं इस दल का नेतृत्व कर रहा हूं और हम लोग यहाँ की वस्तुस्थिति को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसके लिए हमने बाकायदा प्रशासन को भी जानकारी दी है, कलेक्टर को भी 3 दिन पहले ही सूचना दे रहे हैं कि हम आएंगे और हमारे महिला जनप्रतिनिधि अंदर जाएंगे, बच्चियों से बात करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को जानेंगे, समझने का प्रयास करें। मगर आनन फानन में गेट को बंद कर दिया गया है। लगभग आधा घंटा से ज्यादा समय हो गया है, यहाँ कोई गेट नहीं खोल रहा है। तो आखिर किस बात को छिपाया जा रहा है? माननीय केदार कश्यप जी यहाँ से बयान देते हैं कि आप जो भी फोटो खींचेगा, जो भी वहाँ जाएगा, उनके ऊपर FIR किया जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। अगर व्यवस्थाएं, अगर कोई कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने का, उन कमियों को ठीक करने के लिए आईना दिखाता है, मगर मीडिया कर्मियों को भी डराया धमकाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा अनियमितताएं हो रही है, हमारे बेटियों बहनों के साथ, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए प्रशासन भी छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जब तक हमारी जांच टीम को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, हम यहीं धरने पर बैठेंगे। जितना दिन रात भर भी बैठना पड़े, हम बैठने के लिए तैयार हैं। जशपुर जिले में लगातार पर्यावरण को नष्ट करने की साजिश लकड़ी तस्कर कर रहे हैं। कुनकुरी के रेंगा घाट में महादेव बगीचा में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने मामले की जानकारी प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को फोन पर दी और तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला कुनकुरी के रेंगा घाट का है। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को सूचना मिली कि कोई महिला महादेव बगीचा में पेड़ों की कटाई करवा रही है। मौके पर जब तक पूर्व मंत्री पहुंच जाते, तब तक आधुनिक मशीनों ने लगभग 17 पेड़ों को काटकर गिरा दिया था। मौके पर पहुंचते ही पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने तत्काल इस कटाई को रोकते हुए इसकी जानकारी शासन प्रशासन को देकर मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया। सवेरे सूचना मिली कि रेंगर घाट में भगवान महादेव का जो बगीचा है, जहाँ गांव वाले पूजा पाठ करता है, शिवरात्रि के समय मेला लगता है, उस अमराई का फलदार आम का 16 पेड़ 17 पेड़ को काट दिया दलाल लोग, और इस पर जनता में भारी आक्रोश हुआ। आक्रोश है, अभी भी है। वह बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। पुलिस प्रशासन और राजस्व और बाकी लोग आकर के और यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हिंदू धर्म का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, और आस्था का जो केंद्र है उसको दलालों और अफसरों के साथ मिलजुल करके और इसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है और इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जन आंदोलन करेंगे।
इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।